मौर्य काल पढ़ा रहे थे। सम्राट अशोक। तो मौर्य काल के समय सामाजिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? उस समय का समाज जो था ठीक ठाक था, खुशहाल था उस समय का समाज भी। और अगर देखें कि उस समय जो विधवा होती थी, विधवा, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था छंद जीविका। मौर्य काल के समय विधवा को छंद जीविका कहा जाता था और उसे पुनः विवाह करने की अनुमति भी होती थी। अगर वो चाहे तो विवाह कर भी सकती है और वो चाहे तो नहीं भी विवाह कर सकती है, दोनों ही कंडीशन थी। तो पुनः विवाह जो है वो मौर्य काल में हो सकता था, ठीक है। और मौर्य काल के समय तलाक की व्यवस्था भी थी। और देखते हैं तो मौर्य काल के समय जो जन्म और मृत्यु होती है तो उसके प्रमाण पत्र भी बनते थे। तो एक रजिस्टर को मेंटेन किया जाता था, किसका जन्म हुआ है और किसकी मृत्यु हुई है, तो इसका भी एक रजिस्टर में लिखा जाता था। और केंद्रीय शासन प्रणाली मैंने बताया था किसके समय थी केंद्रीय शासन प्रणाली? तो महापद्म नंद के समय केंद्रीय शासन प्रणाली थी, ठीक है। अच्छा, ग्राम जो होता था, ग्राम के अंदर जो ग्रामिक होता था, जैसे कि जो मुखिया हो गया, सरपंच वगैरह होते हैं ना इस समय में, तो उस समय क्या होते थे? ग्रामिक होते थे। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्रामिक होती थी। उसके बाद जब 10 गाँव को इकट्ठा कर देते थे, 10 गाँव का जो दायित्व देते थे तो उसको बोलते थे गोप, ठीक है। और जब एक जिला हो जाता था, पूरा जिला, तो जिले का दायित्व किसके पास होता था? राजुक नामक अधिकारी के पास होता था। तो राजुक नामक अधिकारी एक डीएम के बराबर होता है आज के समय में। और जब कई सारे जिले इकट्ठे होते थे या फिर छोटा प्रांत होता था तो उसका प्रशासन किसके हाथ में होता था? तो विस्पति के हाथ में होता था। किसके हाथ में होता था? विस्पति के हाथ में होता था। छोटे प्रांत या फिर कई सारे जो जिले होते थे तो उसका जो प्रशासन होता था वो विस्पति के हाथों में होता था। अब जब कोई बड़ा प्रांत होता था, कोई बहुत बड़ा प्रांत होता था, तो उसका शासन प्रांतपति के पास होता था। किसके पास? प्रांतपति के पास। और उससे ऊपर फिर कौन? राजा होता था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी पहले। अब यहाँ नक्शा बनाया है मैंने भारत का, इसमें और देखते हैं कि सम्राट अशोक के समय कितना बड़ा प्रांत था, कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे सम्राट अशोक के समय। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने प्रांत थे? 4 प्रांत थे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर अपन, ये वाला जो एरिया है ऊपर का, इसको प्राची बोलते थे। उस समय क्या बोलते थे? प्राची बोलते थे। और इसकी राजधानी क्या थी प्राची की? पाटलिपुत्र। प्राची के नीचे वाला जो एरिया था, मध्य प्रदेश वाला एरिया था, उसको अवंती बोलते थे। अवंती की राजधानी क्या थी उस समय? उज्जैन थी, ये वाला। इसके बाद जो कलिंग जीता था सम्राट अशोक ने, ठीक है। तो कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी थी तोसली। क्या थी? तोसली। और ये वाला जो था दक्षिणापद जो था, इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, ठीक है। क्या थी? स्वर्णगिरी। और ये जो उत्तरापद था, कौन सा? ये उत्तरापद, जिसमें पाकिस्तान और गांधार, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों आते थे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे? उत्तरापद। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, ठीक है। अशोक के बाद कौन सा राजा आया? अशोक के बाद आया कुणाल, ठीक। कोई खास काम नहीं किया कुणाल ने। और कुणाल के बाद फिर कौन आया भैया? दशरथ। इसने भी कोई खास काम नहीं किया। और भी आया, कोई खास काम नहीं किया। मगर मौर्य वंश का जो अंतिम शासक आया, मौर्य वंश का अंतिम शासक आया, उसका नाम था बृहददत्त, ठीक है। अंतिम शासक कौन था मौर्य काल का? बृहददत्त था। तो बृहददत्त का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने देखा कि ये सारे बकलोल राजा आए हैं अभी तक, ठीक है ना। क्योंकि देखो, सम्राट अशोक ने क्या है कि युद्ध के मैदान में ही हथियार छोड़ दिए थे। तो हथियार छोड़ देना और फिर बौद्ध धर्म की ओर ज़्यादा झुकाव हो जाना, तो सारा पैसा तो बौद्ध धर्म में ही लगा दिया था। तो वैसी शासन कमज़ोर पड़ जाता फिर ऐसे में, ठीक है ना। और फिर तलवार छोड़ देना, युद्ध नहीं लड़ना, तो फिर क्या होता है कि राजा फिर कमज़ोर हो जाता है। तो अशोक के बाद जितने भी राजा आए थे वे क्या हो गए थे? वो कमज़ोर हो गए थे। इसका फ़ायदा किसने उठाया था? अंतिम जो राजा आया था मौर्य वंश का, बृहददत्त, इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या करा? किसको मार दिया? भाले से मार दिया। किसको मार दिया? बृहददत्त को भाला मार दिया। और खुद ने और उसने क्या करा कि मौर्य वंश का खात्मा कर दिया। और पुष्यमित्र शुंग जो है उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी।
तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग कहाँ से था? मध्य प्रदेश के विदिशा से था। ठीक है, कहाँ से था? मध्य प्रदेश के विदिशा से था। मतलब ये गैर क्षेत्रीय शासक था मगध के अंदर। पहले मगध के अंदर के ही राजा बनते थे, मगर ये कहाँ से बना? मध्य प्रदेश से बना था, मध्य प्रदेश के विदिशा से बना था। तो गैर क्षेत्रीय शासक था। तो पुष्यमित्र शुंग जो था ये बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानता नहीं था, वो नफरती करता था। तो इन्हें बौद्ध धर्म की हज़ारों जो स्तूप बने थे, 84,000 स्तूप बने थे, तो बहुत सारे स्तूपों को क्या करा? पुष्यमित्र शुंग ने तुड़वा दिया, तहस नहस करवा दिया। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो था उसने दो, बहुत खतरनाक रहा था या पुष्यमित्र शुंग, उसने 2 अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था? एक लड़ाई का सीधा सीधा होता था लड़ाई करने के लिए। उसमें क्या होता था कि घोड़े को बढ़िया तैयार वैयार करवाते थे और बस घोड़े को आगे भेज देते थे। तो पीछे पीछे पूरी लाखों सेना चलती थी और जहाँ से घोड़ा निकलता था वो एरिया किसका हो जाता? राजा का हो जाता था। तो उस समय पुष्यमित्र शुंग ने क्या करवाए थे? 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पंडित जी कौन थे भैया? पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पंडित जी कौन थे? पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के समय जो हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। ठीक है ना, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। और पुष्यमित्र शुंग के समय 2 विदेशी आक्रमण भी हुए थे, मगर पुष्यमित्र शुंग ने दोनों को हरा दिया था। और 2 लोग और आए थे, शिक्षा के लिए आए थे भारत में। ठीक है, एक आया था मिनांडर आया था, एक शिक्षा लेने के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, दोनों आए थे। तो मिनांडर आया था शिक्षा लेने के लिए बौद्ध धर्म की, तो उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो कौन से ली? नागसेन ने उसको शिक्षा दी थी बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो मिनांडर और नागसेन इन दोनों की आपस में चर्चा होती थी। तो इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? तो इसकी जानकारी मिलेगी, एक बुक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो नाम की बुक है, जिसके अंदर किसकी चर्चा है? तो मिनांडर और नागसेन के उनकी जो टीचिंग होती है, शिक्षा होती है, उसकी चर्चा होती है। दूसरा और आया था हेलियोडोटस, ये भी शिक्षा लेने के लिए आया था हेलियोडोटस। तो हेलियोडोटस भी किसकी शिक्षा लेने के आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था। मगर ये कहाँ पहुँच गया था भैया धोखे से? तो ये पहुँच गया था मध्य प्रदेश के विदिशा में पहुँच गया था। वहाँ कौन था? वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा उस समय कौन था भैया? तो पुष्यमित्र शुंग था। अब पुष्यमित्र शुंग जो था वो पहले ही बौद्ध धर्म से नफरत करता था। तो हेलियोडोटस को कौन सी शिक्षा दे दी? भागवत धर्म की शिक्षा दे दी। तो हेलियोडोटस ने कहा हाँ ये भी ठीक है, भागवत धर्म भी ठीक है। तो हेलियोडोटस ने भागवत धर्म की शिक्षा ले ली। तो हेलियोडोटस और भागवत धर्म की जो शिक्षा ली है, इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? तो इसकी चर्चा मिलेगी आपको, एक अभिलेख है। कहाँ पर है भैया अभिलेख? मध्य प्रदेश के विदिशा में है। अभिलेख का नाम है गरुण ध्वज अभिलेख। गरुण ध्वज अभिलेख के अंदर हेलियोडोटस की भागवत शिक्षा की बात लिखी गई है। पुष्यमित्र शुंग का बेटा आया अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का बेटा कौन आया भैया? अग्निमित्र आया। अग्निमित्र को भैया प्यार हो गया, किससे? मल्लिका से हो गया। मल्लिका, शेरावत शेरावत नहीं है, मल्लिका से प्यार हो गया अग्निमित्र को। तो अब तवा हो जाएगा ये सब। ठीक है, और इनके समय कौन थे? ये कालिदास जी थे। तो कालिदास जी ने एक पुस्तक लिखी है, एक किताब लिखी है, मल्लिका अग्निमित्र, एक बुक ये लिख दी है। तो मल्लिका अग्निमित्र के अंदर किस चीज़ की चर्चा है? तो इनके अग्निमित्र और मल्लिका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।